पर जब अच्छा। कंपनी एक पर्टिकुलर लिमिट रीच करती है ओके। तो उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनी से। चलो, फिर भी आयुष ने थोड़ा बहुत सही बताया, है ना। कंपनीज होती क्या है बेसिकली, कंपनी क्यों आई, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो पहले क्या चलता था, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और या तो अगर आपको सपोज बिजनेस करना है तो कैसे करोगे, या तो सर आप अकेले कर लोगे, ठीक है ना, और किसी को कह दो कि तू सारा काम कर, मैं मजे मारूंगा, है ना आयुष। सारा काम तुम करो लेकिन फर्म मेरे नाम पे है, तो उसे बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन। तो अगर मुझे आज अकेला स्टार्टअप करना है तो मैं कैसे करूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। अब सपोज करो हम सब हैं, हम सब सोच रहे हैं कि यार नहीं, मिलके बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसका बांट लेंगे, जो भी रेशियो होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नुकसान भी हुआ तो नुकसान भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है कि सारी रिसोर्सेज पूल हो जाती हैं, सबका एक्सपर्टीज मिल जाता है। हो सकता है आपका दिमाग प्रोक्योरमेंट में अच्छा है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका मार्केटिंग में, है ना, आपका सेल्स में, तो मतलब कुछ भी हो सकता है अलग अलग, ठीक है ना। तो उस पार्टनरशिप से बेनिफिट क्या मिलता है, सबके अलग अलग राय मिल जाती है। बट नुकसान क्या होता है कि प्रॉफिट पूरा नहीं मिलता। सपोज आपको 10 लाख मिलने थे, अब 2-2 लाख ही मिलेंगे, बढ़ जाएगा। तो जब हम एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जब एक साथ पार्टनर्स बनकर काम करते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है बिजनेस शुरू करने का, कि अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, आपका मतलब आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे तो एक अपना बिजनेस ना एक ऊपर हाई लेवल पे लेके जाना है, छोटा मोटा ऐसा नहीं कि केवल देहरादून में बिजनेस करना है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, जैसे बोलते हैं हम स्टार्टअप्स, है ना। तो आपके लिए क्या प्रेफर्ड है, आपके लिए क्या रिकमेंडेड है कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो। कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी रजिस्टर करवाओ। अब कंपनी क्यों सर, पार्टनरशिप फर्म बड़ी नहीं हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती है, बट उसकी ना एक लिमिट है। जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि आप 200 से ऊपर पार्टनर ही नहीं बन सकते। रूल्स में 50 लिखा है, वहां 200 लिखा है, तो बेसिकली 200 से ऊपर आप पार्टनर्स नहीं बन सकते। तो कल को अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, तो लेकिन पार्टनर 200 से ऊपर जा ही नहीं सकते। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि आप सब पार्टनर्स हो ना, तो अगर आपको सब नॉलेज है, तो डेफिनेटली अगर हम इक्वल नॉलेज के होते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट भी वही होता है। समझ में, आप कहोगे डिस्काउंट नहीं देना, आप कहोगे डिस्काउंट क्यों ना दें, आप कहोगे नहीं हमें तो प्रीमियम सेगमेंट में जाना है। दूसरा बंदा सकता कहता है कि नहीं नहीं, प्रीमियम सेगमेंट में टाइम लगता है, पहले मार्केट में जाओ, तो पहले मार्केट तो बढ़ाओ अपना कम रेट पे। तो हो सकता है दो लोग आपस में लड़ लें। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर्स है ना, वो मालिक है, वो क्या है, ओनर्स है, प्लस वो ही मैनेज कर रहे हैं। समझ रहे हो, देखो पैसा भी उनका लगा है, मालिक कैसे पता लगता है कि पैसा किसका लगा है। और मैनेज मतलब जो रोज काम कर रहा है, तो काम भी आप कर रहे हो और मालिक भी आप हो, तो मतलब मैनेजर भी आप हो, ओनर भी आप हो। सर आप मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, बट मेन मैनेजमेंट तो आप पर ही है ना। अल्टीमेट तो आपसे ही पूछ के काम होगा, मैनेजर तो केवल आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब अगर आप ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हो तो आपके लिए रिकमेंडेड है आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो। कंपनी में सर क्या बेनिफिट है, पहला बेनिफिट तो ये है कि लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब आप कितने भी मालिक बन सकते हो। हम पढ़ेंगे कैसे कैसे लिमिट है। प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, वो अलग अलग बात है। प्राइवेट में लिमिट होती है, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, इनकी कोई लिमिट है नहीं। इनके मेंबर कितने हैं, हजारों लाखों कितने हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इनके शेयर ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट पे। जिन कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट के, उन कंपनीज को बोलते हैं हम लिस्टेड कंपनी। क्या बोलते हैं हम, लिस्टेड कंपनी। क्या सारी कंपनी लिस्टेड होती है, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लिस्टेड होती है। लिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर्स रजिस्टर कर लिस्ट करवा रखे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अब ध्यान समझना क्या होता है, एक बार मैं केवल और बता रहा हूँ, अभी एक्ट नहीं, अभी थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्ट ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, इससे जॉब भी मिल जाएगी। मतलब अगर आपको जॉब करनी है ना आगे सी एस सी एम की बात, तो ये एक्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जॉब कहाँ करने वाले हो, किसी कंपनी में करने वाले हो। अल्टीमेटली अगर आपका बड़ा प्लान है तो कंपनी में तो करोगे। अब कंपनी के बारे में नहीं पता तो कंपनी में क्या जॉब कर लोगे, समझ रहे हो। और ये एक्ट कब आया था, 2013 में। ये पुराना नहीं है, अब ये 150 साल पुराना नहीं है। अब यहाँ पे फालतू की बातें नहीं होंगी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में और सेल ऑफ गुड्स में होती हैं, कि ये फालतू में लगता है ना क्या यार, कभी कभी लगता होगा ना कि क्या लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि 150 साल पहले लॉजिक था, आज नहीं है, ऑफ कोर्स ही बात है। बट ये एक्ट नया है, समझ में आया। इससे पहले एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। 1956 में कंपनीज एक्ट आया था वैसे, जो मेन था एक्ट आजादी के बाद, मतलब मेन। बट उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उसके बाद हमारा आया 2013 में।
ठीक है, समझ में आया? आंटी आज आगे से रहने देना, पीछे से कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2013 मतलब कितने साल हुए हैं? लगभग 10 साल हो गए, प्लस इसमें अमेंडमेंट्स इसके बाद भी बहुत आ गए, ठीक है ना। तो बिल्कुल मजा आएगा, नया एक्ट है। अब मैं कहाँ पे था कि कंपनी अगर बनाते हो तो उसमें क्या होता है, जो मालिक होते हैं ना, ठीक है ना, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। जैसे पार्टनरशिप फर्म में मालिक कौन होते हैं? पार्टनर्स। कंपनी में मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर बोल लो, चाहे ओनर्स बोल लो, चाहे मेंबर्स बोल लो। क्या वर्ड बोले मैंने? मेंबर। मेंबर, शेयर होल्डर, ओनर सिमिलर होता है, मतलब एक ही बात है, ठीक है ना। सर फिर मैनेज कौन करेगा? क्योंकि अब ओनर्स बहुत सारे, रिलायंस में कितने ओनर्स हैं? सर मेन तो तुम बोलोगे मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी तो है ही, बट उसके अलावा कितने सारे मेंबर्स हैं। अब एक बात तो सारे मैनेज करेंगे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, कंपनीज एक्ट ने बोला कि मैनेजमेंट किसके हाथ दिया? डायरेक्टर्स के हाथ। किसके हाथ दिया? डायरेक्टर्स। तो बेसिकली कंपनी में मालिक कौन है? मेंबर्स या ओनर, जिसने पैसा लगाया। सर डायरेक्टर ने पैसा लगाया होता है? जरूरी नहीं होता है, डायरेक्टर बेसिकली लगा भी सकता है। जैसे मुकेश अंबानी आज कंपनी का डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है, वो कंपनी का स्टेक भी होल्ड करके रखता है और क्या करता है? मैनेज भी करता है। तो दोनों बन सकते हो, मैं ये नहीं कहना मना नहीं है, डायरेक्टर ओनर हो सकता है, तुम अपनी कंपनी के डायरेक्टर भी बन जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर आप चाहो तो डायरेक्टर लग सकता है। अब क्या होता है, डायरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं होते कंपनी में। सपोज आपने बड़े पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एमबीए, 4-5 लोग इकट्ठा करे बढ़िया से, आपको लगा यार इनकी टीम बना लेता है। तो जो डायरेक्टर, सपोज 5 डायरेक्टर्स हैं, आप 5 डायरेक्टर्स हो कंपनी के, तो आपकी टीम क्या बनाई जाएगी? आपको बोला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला जाएगा? बोर्ड। बोर्ड मतलब ये वाला बोर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, एक टीम ऑफ डायरेक्टर्स। तो कभी भी एक डायरेक्टर अकेला काम नहीं करता है, हमेशा बोर्ड मिलके काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीजें मैंने बोली, एक तो कंपनी का ओनर कौन होता है? मेंबर, शेयर होल्डर, और दूसरा डायरेक्टर जो मैनेजमेंट करता है। और मैनेजर कभी एक डायरेक्टर नहीं करता है, साथ मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, ठीक है ना। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, सेकेंड। अगर दिखेगा तो रिलायंस कंपनी का, या फिर यहाँ पे विकिपीडिया पे देखते हैं। ये कंपनी के इसके डायरेक्टर्स हैं, ये देखो, देखो क्या लिखा है, मुकेश धीरूभाई अंबानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब ये ओनर तो है ही, ओनर लिखना नहीं होता है, ओनर तो ये है अपने पैसों से दे रखा है। क्या ये मैनेजिंग डायरेक्टर है? डायरेक्टर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर, तुम सपोज 5 डायरेक्टर हो, लेकिन तुम में से कोई एक है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उन पांचों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टर कौन होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग, एमडी से बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, लिखते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, एमडी एट माई ओन बिजनेस। तो वही वाली बात है, ठीक है ना। तो इसके चेयरमैन यही हैं, फाउंडर तो इनके ग्रैंड फादर, इनके फादर थे, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्टर्स कौन 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 से हैं, इनकी एक तो वाइफ हो गई। तो क्या लिखा है? नॉन एग्जीक्यूटिव, अलग अलग टाइप के नाम होते हैं डायरेक्टर्स के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा डायरेक्टर होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो इंपॉर्टेंट होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? जो बेसिकली कंपनी को चलाता है, एमडी के बाद आता है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? जो कंपनी के डायरेक्टर्स हर वक्त काम कर रहे होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो केवल नाम के डायरेक्टर बने होते हैं। तो ये अंबानी, जो इनकी वाइफ है, ये काम वाम कुछ नहीं करती है, ये घर में बैठती है, नाम का डायरेक्टर बना रखा है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या चल रहा है, ये होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और कौन होगा नीचे? ये सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको हायर कर रखा है। एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि वो कंपनी के ना कोई शेयर होल्ड नहीं कर सकता, कंपनी का कोई रिश्ता नहीं होता, जानबूझ के रखा जाता है, कंपनी एक्ट ने बोल रखा है, ताकि, क्योंकि ये डायरेक्टर तो देखो, एक बार बताओ, जो ये है नीता अंबानी, ये कंपनी का फायदा देखेगी या मुकेश अंबानी का फायदा देखेगी? मुकेश अंबानी का फायदा देखेगी। कहीं कंपनी में लॉस हो जाए, हमें प्रॉफिट आ जाए, सारा हमें हड़प लेता है, कंपनी के शेयर होल्डर कुछ ना मिले, तो उसे बोलते हैं नॉन इंडिपेंडेंट। को लिख रखा है, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती है भाई, कैसे हो सकती है? जो मालिक है उसी की वाइफ है ये, तो ये कभी भी इंडिपेंडेंट जिंदगी में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कंपनी से कहता है कि कुछ डायरेक्टर ना मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है, हम इंटर में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब कंपनी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये जो है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और कौन कौन, सारे को कितने सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो ये सारे डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए। तो ये पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इनका लिस्ट है। और कंपनी को अपनी वेबसाइट पे बताना जरूरी होता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है। देखो सब कुछ आएगा, चेयरमैन, फाउंडर, चेयरमैन, जो तुम पढ़ना चाहो आ जाएगा। ये इनके फाउंडर है, ठीक है ना, धीरूभाई अंबानी, इनके बारे में आ गया। फिर चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में
ये मुकेश अंबानी के बारे में आ गया। क्या लिखा है? CMD। CMD मतलब क्या होता है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब CMD ही होता है वो, कुछ नहीं, वो केवल नाम लगाने के लिए होता है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे लिस्ट है। इसके बाद कमिटीज बनाई जाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ना कमिटीज बनती हैं। मैं केवल ओवरव्यू बता रहा हूँ, आपको लर्न नहीं करना, आपको पता होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, आपको सब पता होना चाहिए। ऐसे अगर मैं कुछ और बोलूंगा टाटा का, तो टाटा में भी यही आ जाएगा। प्रेसिडेंट से तो होता है। प्रेसिडेंट्स कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन नहीं कर रखा। आप पोस्ट दे दो अलग बात है, कंपनी में एक्ट में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। एक्ट में क्या डिफाइन है? डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना, और सीईओ। अब तुम कहो सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर मैं बात करूं तो फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। यही है ना जिसने सबको बिगाड़ रखा है, पूरे यूथ को, है ना, यही है ना मार्क जुकरबर्ग। तो बेसिकली इसमें क्या कहलाया जाएगा? ये सीईओ है। सर एक बात समझो, सीईओ ना हमारे इंडिया की कंपनी में जो एमडी है ना, जो मेन है, वो सीईओ ही होता है, ये समझो। कंपनीज एक्ट ने क्या बोल रखा है, हमारे इंडिया के एक्ट बता रहा हूँ, जो भारत का एक्ट है, कि जो एमडी है वो मोस्ट पावरफुल है, और सीईओ कोई भी हो सकता है, एमडी भी हो सकता है, कोई और भी। लेकिन तब भी कंपनी कौन चलाएगा? एमडी। तो अगर मैं बात करूँ रिलायंस में, रिलायंस में कोई सीईओ नहीं है अभी। तुम कहोगे सर कौन है? मैं कहूंगा मुकेश अंबानी ही सीईओ है, यही डायरेक्टर है, यही सब कुछ है, यही एमडी है। तो ये समझ लो, इंडिया की कंपनी में जो मेन डायरेक्टर होता है, जो मेन ओनर चलाता है, जिसे बोलते हैं एमडी, तो वहां पे बाहर की कंपनी में उसको सीईओ बुलाता है। तो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारा वर्ड नहीं है, ये हमने उनसे वहां से कॉपी करा है। तो जब भी देखोगे ना, तो बाहरी कंपनी में कभी भी एमडी नहीं दिखेगा तुम्हें, लिखा हुआ कभी नहीं दिखेगा। जैसे मैं बोलूँ अमेजोन का सीईओ जेफ बेजोस, तो वहां पे मैं कभी नहीं बोलूंगा वहां का एमडी कौन है, क्योंकि वहां पे एमडी वर्ड यूज ही नहीं करते वो नॉर्मली। वहां पे वो क्या यूज करते हैं? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझ में आया? सर एचआर के पास भी ज्यादा पावर होती है। एचआर डिपार्टमेंट है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट होता है, नहीं पर वो तो ठीक है वो। पार मतलब एचआर मतलब वो उसके पास भी नहीं होती ना, जैसे इनके पास होती है, डायरेक्टर्स के पास जैसी पावर होती है। देखो डायरेक्टर, वो तो देखो एक उनका एक बात समझो, एक सेकंड मैनेजमेंट में समझो। आते हैं। कंपनी का टॉप लेवल कौन है? डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है? डायरेक्टर। डायरेक्टर किसने हायर करे हैं? मालिक ने, क्योंकि मालिक तो पैसा है, जिसपे पैसा है अल्टीमेटली तो वही है। तो ओनर है, उसने हायर करे डायरेक्टर। अब डायरेक्टर चला रहे हैं कंपनी। अब डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी नीचे देते हैं, डेलीगेट करते हैं, जिसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है ना, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, है ना, वही पॉज, डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। तो वहां क्या होता है कि जितना वो डिपार्टमेंट को ऑथोराइज करते हैं, सपोज एचआर को बोला कि आप एम्प्लॉय रिक्रूट कर सकते हो और 20 लाख तक की सैलरी हम अलाउ कर रहे हैं, तुम दे सकते हो, तुम अपना मैकेनिज्म करो, तुम अपने से इंटरव्यू के राउंड लो, 4-5 जैसे भी है, 20 लाख तक की सैलरी तुम अलाउड है। अब अगर आप उनसे कहोगे ना सर 20 लाख से ऊपर, तो वो दे ही नहीं पाएंगे। वो दे सकते हैं, उनको अपनी हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ता है। डायरेक्टर बोलेगा 50 लाख, तो मिल जाएगी। तो ऐसे होता है। जो एचआर डिपार्टमेंट है कुछ नहीं है, वो केवल डिपार्टमेंट है। जैसे एक बात बताओ, एक छोटी सी शॉप है, आप किसी राशन शॉप पे जाओ, आपको पता है वहां पे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बता रहा, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल तक काम करेगा ये एक्ट जो है। एक बात बताओ, आप राशन शॉप पे जा रहे हो, वहां पे कोई डिपार्टमेंट दिखता है? नहीं, वहां पर तो एक ही ओनर है, आप उसी को पैसे देते हो। आपको पता है वही एक बंदा सारे डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? वही उसने बोर्ड लगा रखा है, तो वही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। आप उसके पास गए, आपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसने आपको बेचा, वही सेल्स डिपार्टमेंट है। पीछे से वही वेंडर से डील कर रहा है, किसी होलसेलर से, और वही खरीद रहा है, वही परचेज डिपार्टमेंट है। आपने पैसा किसको दिया? उसी को दिया, वही कैश डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे बोलते हैं। समझ में आया? आपको प्रोडक्ट खराब हो गया, आप कल उसके पास चले गए, तो वही ग्रीवियंस होल्ड कर रहा है, वही कंज्यूमर डिपार्टमेंट है। और वो जो नीचे नौकर रख रहा है कोई सफाई करने वाला, वही एचआर डिपार्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है, छोटे से बिजनेस में सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट दिखते नहीं है आंखों को, क्योंकि वो एक ही बंदा ना सारे काम कर रहा है। समझ रहे हो? अब जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, तो वहां पे हमें क्लियरिटी दिखती है कि डिपार्टमेंट बन गया, क्योंकि वहां पे एक ही काम के लिए बहुत सारे जने चाहिए होते हैं। अगर मैं बिग फोर्स की बात करूं, तो वहां पे परचेज डिपार्टमेंट अलग है। परचेज मतलब आप प्रोक्योर, क्लाइंट को कैसे लेना है, तो वो डिपार्टमेंट अलग है। सेल डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वो डिपार्टमेंट अलग है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है। अगर मैं बात करूँ कि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे तो देखो सारे डिपार्टमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सर प्रोक्योर, देखो अगर ऐड ही नहीं करोगे तो बिकेगा क्या। तो ऐड वाला भी अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर भी अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? फाइनेंस, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना,
उनको पैसा चाहिए, और पैसों के लिए किसके पास जाएंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग फ्री में थोड़ा ना होगी, पैसा चाहिए, किसके पास जाएंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो जो भी आप काम प्रोक्योर करोगे पैसा चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और हम जो लोग काम कर रहे हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ही कर रहे हैं, हम मार्केटिंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम मेन क्या काम कर रहे हैं? फाइनेंस। फाइनेंस में सर क्या क्या आता है? हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा रहे हैं, हम उसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, हम उसका टैक्स बचा रहे हैं, मतलब जो भी पैसों से रिलेटेड है। तो हम हमारा मेन काम क्या है? पैसों से। तो हमें जॉब जो अच्छी लग सकती है, एक तो मैंने बताया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट कराना। एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट। तो जो ऐसा मेन बंदा है जो कंपनी का सारा काम इम्प्लीमेंट कराता है। फिर दूसरा होता है सीएफओ भी होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो ज्यादा देखा जाओगे तो आपका सीए सीएम में एमबीए, ये तीन में सबसे ज्यादा बनता है, ये तीन। ऑफ कोर्स टाइम लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशर को एकदम जॉब मिल जाएगी वहां तक, बिल्कुल नहीं मिलती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप बिग फोर्स में जाते हो ना, तो अगर मतलब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा 8-10 साल मेहनत में आप पार्टनर बन जाते हो, पता है ऐसे बहुत सारे सीए हैं जो पार्टनर्स बन चुके 10 ईयर्स में। तो वो बच्चा 25 साल में बन गया, 35 ईयर के उसमें वो बिग फोर में पार्टनर है, छोटी बात नहीं होती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेता है क्योंकि उसका कोर काम ऑडिट का है। बट वो सारे लेता है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी लेता है, वो एमबीए फाइनेंस भी लेता है, इसके अलावा वो बीटेक्स भी लेता है। उसका एक टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है। जो मेरे रिलेटिव हैं वो बीटेक है और वो रियाद में जॉब कर रहा है ना? तो उनकी जो जॉब है, इट्स उनका जो पैकेज है 75 lakhs का है पर एनम। तो बीटेक वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीए कोई जॉब मिल, मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप पे नॉलेज है तो आप दूसरी में भी कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो सीएफओ हो गया, तो सीईओ सीएफओ ये मेन बंदे होते हैं, ठीक है ना? तो कंपनी में मैं आपको क्या बता रहा था कि बेसिकली कंपनी को बढ़ाने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है और अलग ओनर्स की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही रतन टाटा का मैं एग्जांपल लूं, तो बेसिकली रतन टाटा जी कौन है? ये तो मेन बंदे हैं। तो क्या लिखा था? वॉज द, अब इन्होंने ना अपने उससे उससे रिजाइन दे रखा है। ये यार ये बहुत बढ़िया बंदे हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। अंबानी भी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अंबानी इज अ बिजनेसमैन, उसको आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उसको सोसाइटी से लेना देना नहीं है, उसको इंडिया से लेना देना नहीं है, उसको क्या रिलायंस बढ़े। ये ऐसे बंदे हैं कि इनको अपनी कंपनी से लेना देना कम होता है, इनको भारत से लेना देना ज्यादा है। अगर ये बिजनेसमैन हो तो रिलायंस की कंपनी कुछ भी नहीं है इनके आगे। इनकी इतनी नेटवर्थ है, इतना रीच है ना यार, किस प्रोडक्ट में टाटा नहीं है? नमक से लेके गाड़ी से लेके तुम जो बोलोगे ना उसमें टाटा है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके बारे में क्या है? एक तो पहली बात, इनके कभी अगेंस्ट तुम केस नहीं देख सकते जिंदगी में, कभी भी इनके आगे इनकम टैक्स की पेनल्टी लगेगी नहीं, दे देते हैं पैसा। टैक्स चाहिए लो भाई, कभी घपला नहीं करते। मुकेश रिलायंस 75 केस चल रहे हैं टैक्सेस के, उसने 50 ना केवल सीएस ले बिठा रखे हैं कि तुम मेरे केस लड़ो। 50 सीए को तो वो केवल इससे सैलरी देता है कि तुम इनकम टैक्स बचाओ मेरा, मतलब केसेस लड़ो। करोड़ों का टैक्स होता है, ये इनका कभी नहीं आएगा। ये पूरा टैक्स देता है। ये टैक्स क्या, ये डोनेशन करते हैं। जितना भी इनका प्रॉफिट है 50% से ऊपर इनका 56 इनकी हर साल एनुअल रिटर्न आती है जिसमें इनका दिखाते हैं। तो ये इतना तो डोनेट कर देते हैं यार। सोचो अगर ये डोनेट ना करे इतने सालों से, तो रिलायंस से कितने ऊपर होते हैं। बट इनकी अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? तो मतलब ऐसा नहीं। तो ये क्या लिखा है? चेयरमैन एमरिटस, मतलब बेसिकली ये पहले के थे, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए किया, ठीक है ना? इसके बाद इसमें ये चेयरमैन, ठीक है, डायरेक्टर्स हो गए, वही डायरेक्टर्स आ गए, फिर वही सब आ गए। इसका हर कंपनी में डायरेक्टर बताना जरूरी है, ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या हुआ? कोई डाउट, कुछ पूछना है? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? सही है। ये क्या लिखा है? हाँ, सॉरी आई एम राइट, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्टर्स हो गए कंपनी के। फिर मैनेजमेंट टीम आ गई, सीएफओ आ गया, देखो सौरभ अग्रवाल, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। प्रेसिडेंट जो आप बता रहे थे, लेकिन ये कोई डिफाइंड नहीं है, ये केवल पोस्ट होती है, ये कंपनी से डिफाइन नहीं करी है, ठीक है ना?
कंपनी सेक्रेटरी कौन है, ब्रांड कस्टोडियन, चीफ, ये अलग अलग बेसिकली पोस्ट है, एक्ट में डिफाइन नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी में अलग अलग पोस्ट दे रही होती है, ब्रांड को कौन देख रहा है, डिजिटल ऑफिसर, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने, और ये कमिटीज होती हैं, डायरेक्टर्स में से ही बहुत सारी कमिटीज निकल जाती हैं। जैसे अगर 15 डायरेक्टर है तो 15 डायरेक्टर, एक बात बताओ, 15 डायरेक्टर में सारी इक्वल नॉलेज है? नहीं, सबके अलग अलग है। कोई सीए है, कोई अलग, कोई एमबीए है, कोई सीएम है, ठीक है ना। तो उसमें से जिसको ऑडिट की नॉलेज है, उनमें से सपोज 4 डायरेक्टर को ऑडिट की नॉलेज है, तो उन 4 डायरेक्टर को मिला के कमेटी बनाती है ऑडिट कमेटी। ऐसी जो हायर करती है डायरेक्टर्स को, उनके लिए बनाती है एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी। ऐसी सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे हर कंपनी को बोला गया कि आपको कम से कम प्रॉफिट का 2% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ता है, तो उसके लिए कमेटी बना रखी है। तो मतलब बहुत सारी कमिटीज हैं, हमें ये सब चीजें फाइनल लेवल तक पढ़नी है। मैं ओवरव्यू से दे रहा हूँ क्योंकि ये इसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो सब बेकार, कंपनी में अगर इंटरेस्ट नहीं आया सब बेकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम आते हैं अपने एक्ट पे, ठीक है ना। अब सीधा चलते हैं अपने कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो कंपनीज एक्ट है, ये पूरा कंपनी से बारे में बताएगा कि सर ओनर कैसे बनते हो आप, शेयर कितने टाइप के होते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हो, कंपनी होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी होती क्या है। कंपनी, सबसे पहले सेक्शन 1 क्या बताता है किसी भी कंपनी का, कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। तो कंपनीज एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में, कोई दिक्कत ही नहीं है, होल ऑफ इंडिया। ये नेशनल एक्ट है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितने सेक्शन हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 470 सेक्शंस, 470 सेक्शंस, मजाक नहीं है, ठीक है ना। और मजे की बात है, आपको खाली ये नहीं पढ़ने, आपको इसके बाद रूल्स भी पढ़ने होते हैं। जो कंपनीज एक्ट के रूल्स होते हैं ना, कंपनी रूल्स भी पढ़ने हैं। सर 470 फाउंडेशन में पढ़ना है? नहीं, फाइनल तक बता रहा हूँ, फाउंडेशन में तो कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन में तो केवल बेसिक बेसिक है। हाँ, फाउंडेशन में हमारे बेसिकली कुछ एक्ट, कुछ थोड़े बहुत सेक्शंस हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट में है हमारे अराउंड 150 सेक्शन, तो 150 हो गए यहाँ पे हो गए, और फिर बाकी अराउंड 200 फाइनल में सेक्शंस हैं। फर्स्ट ग्रुप पे ये लो, लॉज एंड फर्स्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे है, और हमारा भी इंटरमीडिएट में कंपनीज एक्ट है फिर, ठीक है ना। और तो ये हमें पूरे पढ़ने होते हैं, इतने सेक्शंस हैं। अब सेक्शंस देखो बहुत सारे हैं, 470, तो हर एक के लिए ग्रुप करा सेक्शंस को, और उसमें चैप्टर्स बना दिए। जैसे हमारे होते हैं बुक में, चैप्टर्स होते हैं। सपोज 50 सेक्शन का एक चैप्टर है जो केवल ये बता रहा है कि डिविडेंड कैसे बांटते हैं, उसके लिए 50 सेक्शन है, तो उसके चैप्टर अलग है। तो हमारे कंपनीज एक्ट में इतने चैप्टर्स हैं, तो 29 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस होंगे, तो कुल मिला के सेक्शंस कितने हो गए, 470। शेड्यूल क्या होता है सर? शेड्यूल बेसिकली कुछ नहीं होता, जो एक्ट के बाद लिखा होता है। ध्यान समझना, ये खाली कंपनीज एक्ट की बात नहीं है, ये हर एक्ट में होता है ऐसा। हर एक्ट में क्या होता है, एक तो सेक्शन होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक तो सेक्शन होता है, सपोज सेक्शन 5, उसके बाद सब सेक्शन होता है, फिर क्लॉज होता है, फिर सब क्लॉज होता है, ऐसे ही होता है। फिर ऐसे बहुत सारे सेक्शंस बना के, जैसे बहुत सारे सेक्शन बना के एक चैप्टर बन जाता है। समझ में आया? अब जब एक्ट खत्म हो गया, सपोज एक्ट मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक फिनिश हो गया, उसके बाद मुझे लगता है ना कुछ चीज रिपीट हो रही थी, तो मैं यहाँ पे ना शेड्यूल्स बना देता हूँ। एक्ट के बाद बनता है, एट द एंड ऑफ एक्ट, एंड में बनता है क्या, शेड्यूल बनता है। बेसिकली शेड्यूल क्यों बनता है, वो ना बहुत बार रिपीट होता है। आपको एग्जांपल दूंगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आपने सुना है शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या होता है, फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, सुना होगा यार 11th-12th में आपको, है ना। याद आया कि वो पहले हम लाइबिलिटीज लिखते हैं, फिर यहाँ पे पहले इक्विटी आती है, इक्विटी आती है, फिर लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है, डेफर्ड लॉन्ग टर्म, एलडोल, फिर एस्टॉस, फिर एसेट्स में आते हैं, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। याद सा आ रहा है, नोट्स टू अकाउंट बनते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मेट है, वो कौन बता रहा है, शेड्यूल 3 बताता है। तो बेसिकली वो फॉर्मेट कौन बताता है, शेड्यूल 3 बताता है। अब क्या हुआ ना, कंपनीज एक्ट में हर वक्त लिखा रहता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से। वो बार बार ना ये फॉर्मेट नहीं बना रहा, उसने शेड्यूल का रेफरेंस दे दिया और वो शेड्यूल एक्ट के एंड में लिख दिया, तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा। शेड्यूल इसलिए बनता है। तो हमारे कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल 3 होता है, जो अकाउंट्स में काम होता है, शेड्यूल 3, ठीक है ना। तो इतने सेक्शंस हमें करने, ये सब है, ठीक है ना। अब क्या बोला, ध्यान समझना सर। देखो हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ा सा। कंपनीज एक्ट जो पुराना था वो कब था, 1956 में। सर इसमें क्या कमी थी, पहली बात तो इसमें कमियां तो थी क्योंकि पुराना था। दूसरी बात, इसमें लगभग 600 सेक्शंस थे। अब कितने हैं, 2013 में 470 हो गए। तो सर सिलेबस कम हो गया, आंसर इज यस, कम हो गया। लेकिन अब ध्यान समझो हो क्या रहा है। मैंने आपको बता रखा है एक्ट और रूल्स में क्या फर्क होता है, रूल्स में बता रखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने क्लास स्टार्ट करी इसके बिना तो हो नहीं सकता।
एग्जैक्टली सेक्शन हो रहा है, रूलिंग पार्टी करती है रूल्स। मतलब जैसे अगर आज की डेट में रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी रूल्स बनाती है। एक्ट होता है पार्लियामेंट से पास। पार्लियामेंट में सर रूलिंग पार्टी नहीं होती, सारी पार्टी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूरा पार्लियामेंट एक होता है, सब चीजें सारे अप्रूवल होती है, बहुमत आती है, फिर होता है काम, ठीक है ना। पार्लिया जब एक्ट में लिखा होता है एज में बी प्रिस्क्राइब, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं नहीं बता रहा। जैसे सपोज मैंने बोला कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए मैक्सिमम, तो एक्ट कह रहा है यार मुझे नहीं पता, रूल से पूछ लो। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली एक्ट ने ताकत किसको दे दी, पावर किसको दे दी, रूलिंग पार्टी को, कि वो खुद ही ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दें कि मैक्सिमम डायरेक्टर 20 हो सकते हैं। कल को उनका मन नहीं कर रहा, वो कह रहे नहीं नहीं 20 नहीं 22 कर दो, 22 कर देंगे। फिर कहेंगे नहीं नहीं 25 कर दो, 25 कर देंगे। तो सर रूलिंग पार्टी रोज चेंज कर सकती है, रोज चेंज कर सकती है, उसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता सर। लेकिन एक बात समझो, रूलिंग पार्टी को ताकत किसने दी, एक्ट नहीं दी है। एक्ट में अगर लिखा है तो ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जो पुराना एक्ट था हमारा 1956 में, इसमें सेक्शन ज्यादा थे और रूल्स बहुत कम थे। इसका मतलब आपको जो भी चेंजेस कराने हैं वो कहाँ कराने हैं, पार्लियामेंट में जाके। और पार्लियामेंट में चेंजेस कराने समझ लो होंगे ही नहीं, क्योंकि आसान नहीं हो कि जो बीजेपी बोलेगी राहुल गांधी कुछ और बोलेगा। मतलब बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, होगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी सी चीज, हमें 20 डायरेक्टर से 25 डायरेक्टर लाने थे, इसमें 6 महीने बीत गए। क्या बहुत बड़ा मुद्दा था? नहीं। बट ऐसा सोचो 1000 मुद्दे हैं कंपनी में, तो आप हर बार करते रहोगे। तो यहाँ पे कमी क्या थी, एक तो पुराना एक्ट था, इसके बाद रूल्स कम थे। अब बीजेपी को लगा कि नहीं यार, मेरे पे होल्ड आना चाहिए। ध्यान समझना, गवर्नमेंट को लगा कि बात बात पे मैं पार्लियामेंट से नहीं पूछूंगी। उसने क्या करा, बीजेपी ने सेक्शंस को कम कर दिया, रूल्स को बढ़ा दिया। समझो, उसने कहा कि सेक्शन सारी बातें नहीं बताएगा, जो भी बातें होंगी काफी जगह लिख दिया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इससे क्या हुआ, इस पे ताकत आ गई मोदी जी पे, कि अब आज जो बोलेंगे वो रूल्स में चेंज कर देंगे। तो जो पहले का एक्ट था उसमें गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट में ताकत कम थी, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ था और एक्ट चेंज कराना आसान नहीं है। आज के डेट में मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा होल्ड किसका है, बीजेपी का, क्योंकि रूल से भेजा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपका सिलेबस कम हुआ है, ध्यान समझना। वो केवल ये हुआ है कि जो एक्ट में से कुछ बातें निकल के रूल्स में आ गई, तो इससे सेक्शंस तो कम हो गए, लेकिन रूल्स बहुत 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 ज्यादा बढ़ गए। दिमाग खराब बढ़ गए रूल्स, हर बात के लिए रूल्स है, हर बात के लिए रूल्स है। मैं आपको अच्छा एक और बात बताता हूँ, कंपनी गवर्न किससे होती है, मिनिस्ट्री ऑफ, बताओ बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। हाँ, बस अफेयर्स ही वर्ड याद रहा आपको। हाँ नहीं 20 का वर्ड याद नहीं आ रहा है सर। एक सेकेंड, कोई पग गया क्या इस साइट में। कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये हमारी साइट है। सीए को आधा काम इस पे ही करना पड़ता है, अगर कंपनी का काम करना है, सीए सबको, ये हमारी वेबसाइट है, इसी पे काम करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं तो देखो, इसमें ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सी, mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं बताऊं कंपनी को गवर्न कौन करता है, बेसिकली आपको मैंने शायद बताया भी होगा। कंपनी के ऊपर होता है कौन, अब ध्यान समझना, कंपनी को गवर्न, अभी मैं केवल बता रहा हूँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, लिखवा नहीं रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कौन होता है, गवर्नमेंट तो होती है, बट गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है। अब गवर्नमेंट कौन देखेगा उसमें से, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। मिनिस्ट्री तो भी आगे का केस हो गया, चलो मैं ये लिखता हूँ, कंपनी के ऊपर होती है आरओसी। आरओसी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार जिसे बोलते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, आरओएफ, लेकिन आरओएफ इतना फेमस नहीं है, इतना आरओसी फेमस है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी को रजिस्टर करता है। आप ये समझ लो, ये कंपनी की मम्मी है, ये कंपनी की मम्मी है। तो जो भी कंपनी काम करेगी, आप घर से निकलते हो मम्मी को बताओगे, कुछ भी काम करते हो मम्मी को बताते हो। तो आप जो कंपनी कुछ भी काम करती है, कंपनी कह रही है नहीं नहीं आज मैं ट्रेंड्स बंद कर रही हूँ, मम्मी को बताओ। आजियो खोल रही हूँ, मम्मी को बताओ। डायरेक्टर बढ़ा रही हूँ, मम्मी को बताओ। ऑडिटर अपॉइंट कर रही हूँ, मम्मी को बताओ। हर बात पे आपको आरओसी को बताना है। अगर आरओसी को नहीं बताया, पेनल्टी है, डायरेक्ट पेनल्टी है, सीधा पेनल्टी है, जेल भी रहेगी अगर ज्यादा बड़ी बात होगी तो। वो डिपेंड करेगा जैसे सेक्शन में होगा, जितना बड़ा आपका अपराध होगा, जितना बड़ा आपका ऑफेंस होगा, उस हिसाब से पेनल्टी लगेगी। लेकिन पेनल्टी तो लगेगी, चाहे छोटी लगे चाहे बड़ी लगे, वो अलग मुद्दा है, बट पक्का लगेगी। तो मम्मी को तो बताना ही बताना है, ठीक है ना। अब मम्मी हर स्टेट में होती हैं कंपनी की। आरओसी उत्तराखंड कहाँ पर है, सिल्वर सिटी के सामने, अगर उत्तराखंड, अगर यहाँ की बात करूँ मैं, ठीक है ना। ऐसी हर स्टेट में, यूपी के अलग आरओसी है, महाराष्ट्र में अलग है। सर एक स्टेट में एक आरओसी होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अगर स्टेट बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनीज हैं,
उसको एक आरओसी बेचारी कर ही नहीं पाती, तो वहाँ पे 2 आरओसी जाके नॉर्थ डिवीजन कर दिया, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अब बहुत सारी आरओसीज हो गई इंडिया में, उनमें से अब आरओसी को भी तो कोई गवर्न करेगा, तो उसके लिए बना रीजनल डायरेक्टर्स, आरडी। डायरेक्टर कंपनी वाले नहीं है, ये अलग गवर्नमेंट की अथॉरिटी चल रही है, तुम ये मत कहना ये सारी डायरेक्टर मुकेश अंबानी वाले नहीं, ये रीजनल डायरेक्टर कंपनी की अथॉरिटी चल रही है, रीजनल डायरेक्टर्स, ठीक है ना। अगर आज की बात करूँ तो आई थिंक इसमें 7 to 8 रीजनल डायरेक्टर्स हैं आज इंडिया में। सर आरडी के ऊपर कौन होता है? सर आरडी के ऊपर होता है सीधा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, समझ रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड यहाँ समझना, ये कंपनी है, कंपनी के ऊपर कौन हुआ? आरओसी, बहुत सारी हो सकती है, स्टेट वाइज होती है वैसे नॉर्मली। फिर उसके ऊपर कौन हुआ? रीजनल डायरेक्टर्स, आरडीज। इसके ऊपर कौन हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर किसकी मिनिस्ट्री है? गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, अनडाउटेडली। सर ये किस में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेन है, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट अलग है, तो उसमें से एक मिनिस्ट्री, बहुत सारी है इसमें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें से एक डिपार्टमेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसमें बहुत सारे रीजनल डायरेक्टर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आरओसीज हैं जो कंपनी को डिफाइन करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो आज मिनिस्टर है वो कौन है? अरे कौन है? एक ही तो है यार, जिसने परेशान कर रखा है, पूरे कोर्स को परेशान कर रखा है जिसने, इसको कैसे भूल गए तुम, जो हमारा अप्रूव ही नहीं कर रही है, इस साल तो काफी अमेंडमेंट्स आए है ना। तो ये हमारा पूरा चल रहा है, तो अल्टीमेटली गवर्न तो निर्मला सीतारमण ही कर रही है, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं हम सीजी। समझ में आया? तो पूरा ऐसे चलता है, पता होना चाहिए यार, ये चीजें नहीं पता होती है ना बच्चों को, फाइनल तक नहीं पता लगती चल क्या रहा है दुनिया में। और ये चीज नहीं पता, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, देखो ऐसे कभी एग्जाम नहीं पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तो मजा ही नहीं आएगा एक्ट में, फिर कहोगे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। समझ में आया? तो देखो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट क्या लिखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अबाउट एमसीए, तो बेसिकली यहाँ पे एमसीए की सारी चीज़ें आ गई। एक चीज़ मुझे दिखानी थी आपको इसमें, होम में, एक सेकेंड, इस पे काम करना होता है बेसिकली, इस पे आपको लॉग इन करना होता है जाके, और हमारा सारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन इस पे आता है। अगर मैं बात करूँ इस पे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ तो होगा इस वाले पे। इंडिया में तो कंपनीज की वैल्यू रहती है, रजिस्टर होना तो बहुत है। जैसे मैंने अभी एक प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी, अभी प्रोसेस नहीं हुई, तो एक कंपनी का था, एक कंपनी है जोमपप इनोवेशन, छोटी कंपनी है, जोमपप इनोवेशंस प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। इसका मैंने एक फॉर्म भरा था, सारा फॉर्म ऑनलाइन होता है, सारा ई फाइलिंग होती है। तो अभी मैंने कब किया था? 21 मार्च को, परसों किया था ये फाइल। तो अभी ये अंडर प्रोसेसिंग है, मतलब अभी अप्रूव नहीं हुआ है। इसमें बेसिकली क्या था, डायरेक्टर चेंज हो रहा था और बिजनेस चेंज हो रहा था, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, एमजीटी मतलब मैनेजमेंट। तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हमें थोड़े बहुत लर्न करने होते हैं, सारे नहीं करने होते हैं, तो ऐसे है। तो ये लास्ट 15 डेज का जो भी प्रोसेसिंग होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, देखो सारी कंपनी की सर्विसेज, जितनी भी आपको जो भी काम करना है ना, मतलब सब ये दिख जाएगा। अगर आपको, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ, देखो ये आ गया रजिस्टर ऑफ कंपनीज, देखो आ गया ना रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज सेक्शन, ये पुराना एक्ट का बता रहा है, तब से बनी है, 1956 के बारे में बता रहा है। देखो हर स्टेट में रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ये जितना बता देगा, देखो तेलंगाना में सबके रजिस्टर के आपके वो मिल जाएंगे आपको। अगर मैं देहरादून की बात, उत्तराखंड की बात करूँ, एक बार देख ही लेते हैं। देखो हाँ लिखा है, कहाँ पे है? नॉर्दर्न रीजन, बेसिकली उत्तराखंड में मॉल के सामने है वो, राजपुर रोड पे, वही सिल्वर सिटी के सामने पड़ता है ये जो है, ये सिल्वर सिटी के जस्ट अपोजिट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ में आया? अब बहुत सारी आरडीएस को, आरओसी को मिला क्या बना? रीजनल डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स हैं? 7 इंडिया में, 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं जो सबको कंट्रोल करते हैं। फिर बेसिकली ये इनके इंटरनल ऑफिसर्स हो गए, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ही हो गए। फिर इनके हेडक्वार्टर, सब कुछ दे रखा है, मतलब पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये इंडिपेंडेंट चार्ज है। फिर बेसिकली इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमण आई गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और मिनिस्ट्री ऑफ, समझ में आया? तो ये पूरा चल रहा है। अब कहोगे सर अगर कंपनी में मतलब कुछ भी काम होता है, मैंने आपको क्या बताया, कहाँ जाना है? आरओसी के पास जाना है ना। हमारा काम रीजनल डायरेक्टर से बहुत कम पड़ता है, हमारा सीधा आरओसी से पड़ता है। ये जो पूरा सिनेरियो गया, ये होता है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट,
एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वर्किंग का, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, वर्किंग का, जो गवर्नमेंट का वर्किंग का होता है, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब तुम पूछो कि सर अगर कंपनी में लड़ाई हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो आप कहाँ जाते हो, कोर्ट जाते हो। हमारा जो जुडिशरी है, जुडिशरी मतलब जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व मैकेनिज्म है, वो क्या है, कोर्ट जाते हो आप। अब आप कोर्ट जब जाते हो तो कौन से कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कंपनी के लिए अलग से कोर्ट बनाया गया, क्योंकि कंपनी देखो बहुत सारी हो गई इंडिया में, लाखों हो गई कंपनियां, ठीक है ना। अब अगर हर कोर्ट में कितने केसेस हैं सर, हजारों केसेस हैं, कोई डाइवोर्स का केस ले रहा है, कोई ड्रग्स का केस चल रहा है, अब उसमें तुम कंपनी का केस घुसा दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनी के लिए ना स्पेसिफिक कोड बना दिया, उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रिब्यूनल। और कौन सा ट्रिब्यूनल होता है ये, एनसीएलटी। क्या नाम है, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली जितने भी आपकी लड़ाइयां होंगी, अब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना, कहां जाना है, एनसीएलटी मतलब ट्रिब्यूनल पे जाना है। ट्रिब्यूनल सर क्या होता है, सिमिलर होता है कोर्ट की तरह, कोर्ट से थोड़ी कंपार होती है, बट कंपनीज के लिए पूरी होती है, ये सारे काम नहीं कर सकते, केवल कंपनियां काम कर सकते हैं। तो इसको बोला ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पूरा नाम है। अगर आप ट्रिब्यूनल भी लिखते हो तो भी इनफ होता है। सर अगर आपको ट्रिब्यूनल से नहीं मजा आया, आप जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं गए तो हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट, तो ट्रिब्यूनल से नहीं गया तो आगे कहाँ जाते हो, एनसीएलएटी। सर एक वर्ड जोड़ दिया मैंने, क्या, ए। इसका मतलब क्या होता है, जब हम अपील करते हो, इसको बोलते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट मतलब क्या होता है, आपको इसमें इंसाफ नहीं मिला, आप हायर कोर्ट में अपील करते हो। अपील मतलब क्या, जो भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट जाते हो, तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। इजी है। सर यहाँ पे भी इंसाफ नहीं मिला, कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट। समझो ध्यान से, एक बार मतलब हियरार्की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिला तो जेल जाओ, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड, अल्टीमेट है। मैंने आपको एक चीज बताई होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता तो आप यूनाइटेड नेशंस जा सकते हो, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, वो केवल राहुल गांधी के लिए होता है। इंसाफ तब भी नहीं मिला, वो अलग बात है, वो केवल वही बंदा जाता है हमेशा यूनाइटेड नेशंस, कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट कर दिया, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की है, मोदी जी जो बोलते हैं वो जाता है, मैं यूनाइटेड नेशंस में बात करूंगा। वहां से लगता है आपको कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो फालतू की बात है, वो पॉलिटिक्स है। तो बेसिकली ट्रिब्यूनल ने, ये जो दो ट्रिब्यूनल है, इसने किसको रिप्लेस कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाओगे, आप कहाँ जाओगे, ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली अगर, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आपको छोटे मोटे काम, मतलब अगर आपको बातें करनी है, काम करना है, तो आरओसी पे जाओगे। तो ध्यान समझना, अगर आपको कुछ भी घर से जाना है, कुछ भी करना है, तो मम्मा को बताओगे, लड़ाई होगी तो पापा जी पे जाओगे। तो ये कौन है, ये पापा जी हैं और ये मम्मी जी हैं। तो मम्मी पापा जी पे बात बात पे मत जाना, समझ में आया। वहां बात बात पे मत जाना, वहां केवल लड़ाई में जाना कि यार पापा प्रॉब्लम हो गई, लड़ाई हो गई, बचा लो। तो जब बचाने वाली बात आएगी तभी जाना ट्रिब्यूनल पे। वैसे नॉर्मल कहाँ जाओगे, आरओसी पे। ध्यान रहेगी वाली बात, ठीक है ना। एक हियरार्की बना ही लो अपने कॉपी में, ठीक है ना। हियरार्की आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे बनाओगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये जुडिशियल डिपार्टमेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ये जुडिशियल हो गया, और ये कंपनी हो गया। सच्ची बताना, बाकी तो एक्ट से इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है। कुछ पूछना हो तो बता देना, कुछ कंफ्यूजन हो तो। मैंने रफली बनाया, फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है ना। आरओसी का मतलब कहीं और लिख लेना, चाहे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मैं लिख लेता हूँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आपको पता है।
CG सेंट्रल गवर्नमेंट, GUI लिखा है मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक ही बात होती है एक्चुअली, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, कहीं CG लिखा होता है। अच्छा, मजे की बात, अब तक हमने एक्स शुरू नहीं करा अपना सिलेबस का, अभी केवल प्रैक्टिकल बात चल रही है। जैसे जुडिशरी वगैरह ज़्यादा हम्म। CS वगैरह ज़्यादा हम्म। CS ज़्यादा जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, वो इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो, पूरा कंपनी से चार्ट लेते हैं, उनका तो काम ही यही है CS और का। वो तो लॉ ही पढ़ते हैं। तो हम भी यही पढ़ रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उन पर रूल ज़्यादा है, हमारे पे रूल्स फिर भी सारे नहीं है, ये है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट जुडिशियल, ये लॉयर्स ही पढ़ता है थोड़ा, ऐसा है कि वो केसेस लड़ लेते हैं ना। अच्छा, ट्रिब्यूनल में हम भी लड़ सकते हैं, CS और CM हम सब ऐसी। इनकम टैक्स जब पढ़ोगे ना, तो इनकम टैक्स में जो कोर्ट होता है उसको बोलते हैं ITAT, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। तो हर हर चीज़ के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो हम लोग ट्रिब्यूनल में जाके लड़ सकते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स ही लड़ते हैं, या तो लॉयर अपॉइंट करो, लेकिन ट्रिब्यूनल तक हम जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल तक जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। सर जो ऑडिट्स में स्कैम मिलते हैं वो क्या होता है? हाँ, तो यही लड़ाई, मतलब उसका स्कैम में बेसिकली सपोज लिस्टेड कंपनी किंगफिशर ले लो। सबसे पहले तो स्कैम को ढूंढने की कौन, वो एजेंसीज होती हैं, कौन होती हैं बेसिकली, सेबी है। इट्स सेबी, अब सेबी क्या, अभी बताऊंगा उसको भी सेबी क्या है, वैसे तो पढ़ रखा है तुम लोगों ने सेबी 12th में। सेबी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, इसका काम क्या है कि वो लिस्टेड कंपनी पर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या काम करती है कि वो देखती है कि कंपनी घपला तो नहीं कर रही, कंपनी सारा ट्रांसपेरेंट काम कर रही है, तो जो भी होती है फिर पेनल्टी लगाती है। आई कब थी, 1992 में आया था, 1 में आ गया था बेसिकली एक्ट, हमारा CA फाइनल में आई है, और हम फाइनल में हमें एक्ट पढ़ना है, हर्षद मेहता के कांड के बाद आया था, उसके वजह से सेबी लाई थी, मतलब उसने काम करा वहां सेबी बन रही थी, उसी के लिए सेबी बनी थी। कितना बड़ा स्कैम, स्कैम नहीं था यार वो, लेकिन उसने गलत नहीं किया था, उसने केवल लूप होल ढूंढना था। अगर सीरीज देखोगे तो यही समझ में आएगा, सीरीज या स्टोरी सुनोगे, लूप होल ढूंढना इज नॉट अ स्कैम, बट क्योंकि उस बेचारे की पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी, सेकंड वो एकदम से उठ गया, कहते हैं ना जब आप एकदम राइज होते हो तो जो बाकी आपके साथ कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो वही हुआ, वो एकदम से उठा, एकदम से उठा। उसने कितनों को अमीर बनाया है, उसमें सर वो उसने बहुत, राकेश झुनझुनवाला तक अमीर बनाया उसने। सर उसने घूस दी ना, दिक्कत ये हुई। अब बस एक ही तो दिक्कत हुई, लेकिन जिसको घूस दी वो तो फंसा नहीं। हाँ अगर जिसको घूस दी है आपने, ब्राइब जिसको दी है, या प्राइम मिनिस्टर को उसने ब्राइब दी थी, छोटी बात थोड़ी थी, तो उनको तो कुछ होना नहीं था, क्योंकि वो पॉलिटिकल, मतलब वो ही तो लॉ चला रहे हैं, तो वो बेचारा फंस गया। माना कि उसने गलत कर, तो सारे फंसते ना, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, केवल एक ही बंदे को आपने फंसा दिया और जेल ही डाल दिया, और जेल में उसकी डेथ हो गई। ऐसे कैसे डेथ हो गई, सब मिस्टीरियस, सब मिस्ट्री है, मतलब क्या है ना, बस सिंपल सी बात, उसकी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी। जैसे गाड़ी पलटी थी, हम्म, गाड़ी पलटी थी। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, चलो। अब इसके बाद बेसिकली अब लिखो कंपनी कितने टाइप की होती है, मैं तो वो लिखवाता हूँ आपको। सबसे पहले कंपनी में ओनरशिप अलग होती है, इसके लिए अलग फ्लोचर बनाओ। दो लोग होते हैं, एक तो होता है ओनरशिप, दूसरी क्या चीज़ होती है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बार बार मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलूंगा, हमेशा BOD लिख के होता है, ठीक है ना, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या खाली बोर्ड भी बोलते हो ना तो समझ में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैनेजमेंट किसके हाथों होता है, इसके टाइप। सर इसमें कितने टाइप के डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे MD हो गया, है ना, एटसेट्रा, बहुत सारे। ओनरशिप के मतलब क्या होता है, ये होते हैं मेंबर्स। मेंबर्स मतलब क्या, शेयर होल्डर्स। अब एक और बात समझना बड़े ध्यान से, आज प्रैक्टिकल क्लास ही चल रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा, कल से थोड़ा थ्योरेटिकल पे जाएंगे, ठीक है ना।
आपने सपोज आज कोई शेयर खरीदना है कंपनी का, तो बेसिकली लिस्टेड कंपनी का खरीद सकते हैं हम लोग, है ना। अनलिस्टेड का कहाँ से खरीदेंगे? लिस्टेड खरीदने के लिए आज की डेट में हमें फिजिकल नहीं जाना, हमें इलेक्ट्रॉनिकली खरीदना होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, इसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे उसको डीमटेरियलाइज कर दिया। डीमटेरियलाइज मतलब खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, तो उस अकाउंट को क्या बोला आपने? डीमैट अकाउंट, ठीक है ना। तो आपको पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना, नॉर्मल खुल जाता है ग्रो ऐप पे किसी भी। अब आप किसी कंपनी के शेयर होल्ड परचेस करना चाहते हो, वहां पे आप शेयर अपना अकाउंट से पहले उसमें पैसे डालते हो, ट्रांसफर करते हो, फिर खरीद लेते हो। जैसे ही आपने वो शेयर खरीद लिए, आप उस कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर बन गए। अब एक बात ध्यान सब समझो, हमारे इंडिया में जो ट्रांजेक्शन चलती है ना, वो T+2 चलती है। हाँ। समझना ध्यान से, आज अगर मैंने शेयर खरीदा है ना, तो ये 2 दिन के बाद, अब एक बात समझो, जो कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी ने ओनर्स की लिस्ट बना रखी होगी, एक रजिस्टर मेंटेन करती है कंपनी, उस रजिस्टर का नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसका सर, इसका रजिस्टर का मतलब क्या होता है? इसमें ना एक पूरा रजिस्टर होता है। बेसिकली होता क्या, उसमें लिखा होता है कि अच्छा पहला मेंबर है हमारा मुकेश अंबानी, दूसरा ये है, जिसके सबसे ज्यादा तीसरा ये शेयर्स है। होते हैं उसमें हाँ डिवाइडेड होता है। ठीक है, हाँ उसकी शेयर होल्डिंग लिखी होती है, तो मतलब जितने भी नाम है उस मेंबर के सारे इस लिस्ट में होगा। सर लाख मेंबर तो 1 लाख होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब सपोज करो इस थर्ड बंदे ने शेयर आज बेच दिए, तो उसका नाम डिलीट हो जाएगा, जिसने खरीदा होगा उसका नाम चढ़ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो लेकिन ये सारा प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। तो हमारे इंडिया में 2 दिन में प्रोसेस होती है। मतलब अगर आपने आज खरीदा, तो आपका नाम आज नहीं चढ़ा उनके रजिस्टर पे, कब चढ़ेगा? 2 दिन बाद। T+2, टी मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट मतलब जिस दिन आपने वो खरीदा या बेचा है, जैसा भी। अगर बेचा है तो नाम मिट जाएगा, 2 दिन बाद मिटेगा। अगर खरीदा तो नाम चढ़ जाएगा 2 दिन बाद। तो हमें क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया में ट्रांजेक्शन चलती है T+2। ये कोशिश करी है इन्होंने T+ कम कर लें, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत बहुत ज्यादा, सर्वर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। तो T+2 चलता है। तो समझो, सपोज आपने आज शेयर खरीदा 23 मार्च को, ठीक है, तो आप कंपनी के बेटा शेयर होल्डर तो बन गए, लेकिन आपको पता है आप मेंबर तभी बनते हो जब आपका नाम रजिस्टर मेंबर में चढ़ जाता है। ध्यान समझना, ठीक है। तो आप मेंबर कब बनते हो? एक तो आप शेयर होल्डर होने चाहिए, प्लस आपका जो नेम है वो कहाँ पर होना चाहिए? नेम रजिस्टर्ड ऑन, कौन से रजिस्टर पे? ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो जब आपका इस पे नाम चढ़ जाएगा, उस दिन आप मेन मालिक कहलाओगे। अब एक बात समझो, डिविडेंड मिलता है, किसको मिलता है? मालिक को मिलता है। आपको पता है मेंबर को मिलेगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने आज खरीदा, अगर आज ही डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, आज नहीं मिलेगा। अब एक बात और समझो, स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज है। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या होता है? मैंने आज ही बेचा, आज ही खरीदा, आज ही बेचा। आज ही रिलायंस के शेयर 10 बजे खरीदे, 12 बजे बेच दिए। सर ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे मालिक बनने का शौक नहीं है, मुझे केवल प्रॉफिट कमाना है। 10 बजे, सपोज करो 10 AM पे शेयर का प्राइस था 800 रुपये, 12 बजे क्या, सपोज 1 बजे क्या हो गया? 812 रुपये। मैंने इसमें 100 शेयर्स खरीदे थे और 100 बेच दिए, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 1200 रुपये का। डेली ऐसे खेलता रहूंगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो लोग बहुत सारे, इसे क्या बोलते हैं? सेम डे पे काम कर दिया आपने, सेम डे पे आपने सौदा पूरा खत्म कर दिया, तो इसको बोलते हैं सेम डे, मतलब इंट्रा डे। इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन, डे मतलब उसी दिन। तो विद इन द डे आपने खरीद बेच दोनों काम कर दिए। तो एक बात बताओ, आज आपने 10 बजे खरीदा, 1 बजे बेच दिए, क्या आप मालिक बने? नहीं, मालिक वाली कुछ नहीं बने, केवल आपने सट्टेबाजी करी है। इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन। इंट्राडे इज अ स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है ना। मतलब आपको कोई मालिक बनने का शौक नहीं था। रियलिटी में जो लोग जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं, जो बड़े लोग बनते हैं, कभी भी इंट्राडे से नहीं बने। उनकी अगर स्ट्रेटेजी पूछोगे, वो हमेशा कहेंगे लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। वो कहते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट वार्ट देख के, बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, उनसे आप शॉर्ट टर्म के लिए अमीर बन सकते हो। अगर आपको लंबे समय से अच्छे से अमीर बनने से, वॉरेन बुफे है, ये सब इनसे पूछोगे तो हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखते हैं। ये तो कहता है होल्ड ही करके रखो, कभी मत छोड़ो, मतलब 10-20 साल कर रखो, ठीक है ना। समझो बात को। तो जो सेम डे आपने अगर बेचा है, अब सपोज करो आज थी तारीख 23 मार्च, अब 23 मार्च को कंपनी डिविडेंड दिया, तो क्या इस बंदे को मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये शेयर होल्डर तो बना, बट इसका नाम कभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर पे नहीं आएगा कि 2 दिन बीते। समझ में आया? तो बेसिकली आप, अब जब एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा ना, कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें मेंबर और शेयर होल्डर बहुत बार इंटरचेंजेबली लिखा है, लेकिन आपको टेक्निकली पता होना चाहिए। कहीं कहीं ना मेंबर लिखा है, तो मेंबर मतलब आपको पता होना चाहिए टेक्निकल। देखो, आम आदमी से पूछोगे क्या मेंबर शेयर होल्डर एक ही बात होती है, बट एज अ प्रोफेशन हमें पता होना चाहिए कि नहीं, सिमिलर है, बस एक चीज का डिफरेंस है क्या, कि शेयर होल्डर का अगर नाम दर्ज नहीं है रजिस्टर में, तो वो मेंबर नहीं बन पाए, शेयर होल्डर बन के। ये आपको, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, वो होता है ऊपर ऊपर से। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? डिविडेंड किसको मिलेगा सर? मेंबर को मिलेगा।
ठीक है ना। अब बात आ गई है ओनर्स की, ठीक है, तो इसका नाम रजिस्टर मेंबर पे होता है, ऐसा शेयर होल्डर को बोलते हैं मेंबर्स। अब सर कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, ये आपको मैं अलग में लिखवाऊंगा, पहले आप इतना लिख लो, मैनेजमेंट और इसका लिख लो, छोटा सा बाइफर्केशन बना लो, केवल ये चार्ट। सर मार्केट्स तो अलग अलग होती है, कुछ मतलब रिटेलर्स का कुछ अलग होता है शेयर, मतलब जैसे कोई इतना मैंने सुना है कि जहाँ पर हम एज अ पर्सन जो नॉर्मली खरीदते हैं डीमैट उसे अकाउंट, बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, हाँ छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे, केवल नाम है, मार्केट अलग नहीं होता, मार्केट एक ही हाँ है, और एक प्लेटफॉर्म एक ही है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आईपीओस आते हैं रिटेलर हम लोगों के, मतलब इसमें आईपीओस आते हैं, इसमें भी एक ये बार, लिख लिया, ये लिख लिया, हाँ समझाता हूँ वो चीज़, ठीक है ना, वो समझा ही रहा था तो एक साथ समझाता हूँ, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से समझो, जब जैसी कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट होती है, जब फर्स्ट टाइम बनती है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट करती है कि मेरे शेयर खरीद लो, जिसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट टाइम वो पब्लिक से पैसा मांगती है तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सॉरी इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक सबसे पहले जो पैसा मांगते हो, ठीक है ना। उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है सर, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। नॉर्मली छोटे लोग ही करते हैं, छोटे लोगों को क्या पता होता है, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स को रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम सब। अब सपोज करो एसबीआई खरीदना चाह रही है, तो एसबीआई छोटा इन्वेस्टर नहीं है, उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो बेसिकली हमें वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज है, स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं तब ऐसा होता है। रिटेल इन्वेस्टर मतलब छोटे, इंस्टीट्यूशन मतलब बड़े इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एफआईआईज होते हैं, वो कौन होते हैं, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं। सपोज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक चाह रहा है, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो वो बाहर की भी सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर एक और होता है एच एन आईज, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, ये है तो इंडिविजुअल हमारी तरह, लेकिन बहुत बड़ा इंसान है, जैसे राकेश झुंझुनवाला वाज एन एचएनआई, मुकेश अंबानी इज एन एचएनआई, मतलब वो है तो अकेला, लेकिन वो अकेला भी बहुत बड़ा इंसान है, उसे बहुत पैसा है, बिलियनियर्स हो गए, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कंपनी जिंदगी में पहली बार पैसा उठाती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। जब उसके बाद भी सर कर सकती है इशू, हाँ, जैसे फर्स्ट टाइम देखो किसने किसने किया था, बर्गर किंग ने किया, बहुत सारे, अब इस साल 2-3 साल में तो बहुत सारे आ गए, नाइका का आ गया, बर्गर किंग का आ गया, कुछ बहुत सारे आ गए, पेटीएम का आ गया, डूब भी गया, हाँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या आईपीओ आता है। तो बेसिकली क्या होता है आईपीओ का मतलब, क्या होता है, मुझे वो बेसिकली बताती है कि आप 100 रुपये में शेयर खरीद लो और हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे आगे चल के, तो शेयर होल्डर वो देख के इन्वेस्ट कर लेता है। अब जब वो लिस्ट होता है तब पता लगता है कि वो प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, वो बात की बात है, ऐसे पैसा लिया आता है। और जो उसके बाद पैसा लिया था उसको बोलते हैं एफपीओ, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जो भी पब्लिक ऑफर होता है उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक एक आईपीओ होता है एक एफपीओ होता है, ये तो जैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें शेयर को डबल कर देते हैं, बोनस, बोनस शेयर, बोनस शेयर, वो इसमें ही आता है, नहीं वो ऑफर नहीं है कुछ, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक के बदले 2 शेयर दे दिया। अब एक बात ध्यान समझो, बड़े ध्यान समझना, ये लिखने की बात नहीं थी, केवल समझा रहा हूँ मैं। बोनस दिया मेरे पे, आज सपोज करो 500 शेयर है, किसके, रिलायंस के। सर कितने रुपीस के हैं वो शेयर्स, ₹800 के हैं, तो मेरी कितनी वर्थ हो गई, 0.00040, 4 लाख की हो गई। समझ में आया। अब आज कंपनी ने अनाउंस किया बोनस, उसने क्या करा, 1:1 के रेशियो में बोनस देंगे, मतलब क्या होता है इसका, एक के बदले एक बोनस। तो आज मेरे पे जब 500 थे तो मेरे कितने हो गए शेयर्स, 1000 शेयर्स हो गए। लेकिन आपको पता है शेयर्स बोनस देने से कुछ नहीं होता है, हाँ प्राइस आधा हो जाता है, ये क्या मेरे साथ हुआ, तो ये भी 4 लाख की वर्थ है। सर ऐसे मेरे साथ हुआ था एक बात समझो ना, कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है वो तो इतना ही है ना, 10 लाख का, और जो कैपिटल है वो सपोज 1 करोड़ की है, वो तो इतनी ही है। अब वो 1 करोड़ कैपिटल को क्या बोल रहा है कि इसके इसको डिवाइड कर दो 1 करोड़ कैपिटल को 100 शेयर्स में,
तो क्या फर्क पड़ता है? अब वो कह रहा है इस 1 करोड़ कैपिटल को 1000 शेयर में डिवाइड कर दो, इस 1 करोड़ कैपिटल को 10,000 शेयर में डिवाइड कर दो, 1 लाख में कर दो, करते रहो ना यार, 1 करोड़ होना चेंज हो जाएगा। जितनी कैपिटल है वो तो आप उसके टुकड़े बढ़ा रहे हो, उस शेयर के आप मतलब उस कैपिटल के आपने टुकड़े बढ़ा दिए। मैंने कहा मेरे पे 1 करोड़ है, आप 5 में बांट दूं, मैंने कहा मेरे पे 1 करोड़ मैं 10 जनों में बांट दूं, यार वो 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं हो पाए ना, केवल नंबर डबल हो गए, अमाउंट तो वही की वही है, वर्थ तो वही है, तो मेरी अल्टीमेटली जो वर्थ है ना वो सेम रहती है। सर फिर क्यों इशू होते हैं? पहला ही, एक तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, जो कंपनी बोनस देती है तो लोगों को लगता है कुछ होने वाला है, क्योंकि सारे पढ़े लिखे नहीं होते। पहली बात तो इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि बोनस दे रहे तो अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या होती है, कभी कभी कंपनी को क्या लगता है कि क्यों, सपोज एमआरएफ का शेयर लो, एमआरएफ का शेयर कितने का है बताओ? 84,000 एक शेयर का प्राइस है, खरीदोगे? एकदम आम आदमी नहीं खरीदेगा, क्या यार मैं 1000 वाले शेयर खरीदता हूँ, मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना, एक शेयर खरीदने के लिए मुझे 85,000 देने पड़ेंगे, मुझे अगर 10 शेयर खरीदने हैं 8 लाख रुपए, मजाक थोड़ी, 10 शेयर है 8 लाख रुपए हो गए, 100 शेयर है 85 लाख हो गए। और कहीं और कंपनी का शेयर देखो, येस बैंक का चल रहा 15 रुपए पे। अब तुम्हें कोई क्या, मैं 1000 रुपए 1000 शेयर येस बैंक के होल्ड करता हूँ, और कोई क्या 1000 शेयर में एमआरएफ के होल्ड कर, जमीन आसमान का अंदर नहीं हो गया? जमीन आसमान का अंदर हो गया। तो कभी कभी कंपनी को लगता है कि मेरे इतने शेयर ज्यादा बढ़ गया तो मुझे ना मेरी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी, तो वो अपना शेयर का बोनस देगी, जैसे ये बोनस देगी तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो एकदम लोग क्या कहेंगे चलो आप खरीद लेते हैं, और बोनस देगी तो और कम हो जाएगा, तो ट्रेडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस कंपनी को लगता है नहीं मेरी कंपनी में ट्रेडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कम ही हो, एमआरएफ उनमें से कि ट्रेडिंग ना हो, जिसकी ओनरशिप है उसके पास ही रहे, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ना कर पाए, जो बड़े बड़े लोग हैं एचएनआईज हैं जो करोड़ रुपए है उनके लिए बड़ी बात नहीं, वो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो बोनस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, एक तो इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट प्राइस अप हो जाता है, एक तो इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, दूसरा ट्रेडिंग का भी होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम लोग ही उनको सजेस्ट करते हैं सीए सीएमएस एमबीएस कि क्यों करें। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो बोनस वाला समझ में आया। अब दूसरी बात है, मेरे को क्या मेन काम था आपसे, कंपनी का मैंने आपको क्या क्या बताया, आईपीएफ तो बता दिया। अब कंपनी कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी है ना। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या वो बाहर वाले से पैसा ले सकती है नहीं ले सकती। तो इसमें दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, लॉ में थोड़ा अलग डेप्थ में लिखा है, केवल अभी प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी, अब इससे पहले भी मैं एक और बात बता देता हूँ, एक सेकेंड। कंपनी होती है लिमिटेड बाय कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी, और लास्ट कंपनी इज अनलिमिटेड कंपनी। एक बात बताओ, कंपनी की कैपिटल आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अगर कंपनी में लिमिटेड होगी, अगर बेसिकली नॉर्मल कंपनी, अनलिमिटेड जैसी कंपनी केवल एक्ट में लिखी है, प्रैक्टिकली बहुत रेयर दिखेगी, मिलती नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यही होती है लिमिटेड बाय कैपिटल, सबसे ज्यादा 90% 99% कंपनियां यही हैं, उसमें से फिर 1% ये है, एक का दुक्का कोई भी अनलिमिटेड बनती हो तो बनती होगी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में अभी तक मैंने तो कोई क्लाइंट नहीं देखा है ना। टू बी फ्रैंक, हमारी क्लाइंट में या तो कैपिटल वाली देखी है, गारंटी वाली बहुत रेयर देखी है, सबसे ज्यादा यही बनती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी की जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी लाने का ये था, सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी लाने का क्या था, लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, आपको पता है क्या होती है, अनलिमिटेड। व्हाट डू मीन बाय अनलिमिटेड? सपोज एक पार्टनर है, 3 पार्टनर है ए बी सी, एक पार्टनर है 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी को लॉस हो गया 50 करोड़ का, तो पता है इसका घर बार बिक जाएगा, इसे पर्सनल एसेट्स भी सब खत्म, ठीक है ना। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कुछ नहीं होता, कंपनी ने घपला करा, कंपनी फंस गई, मेंबर ने पैसा लगाए थे 1 लाख रुपए, उसके 1 लाख डूबे, बात खत्म। और कुछ जितने पैसे लगाए थे उतने तो डूबेंगे। आज आपने रिलायंस में 10,000 रुपए लगाए, कंपनी कल रिलायंस खत्म हो गई, 10,000 रुपए खत्म हो गए, क्या आपका घर बिक गया? नहीं बिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट क्या था कंपनी आने का, कि इसमें हमने लाइबिलिटी क्या रखी, मेंबर ओनर्स की, मालिक की, लिमिटेड। सर अब लिमिटेड कितनी, कहाँ तक लिमिटेड? लिमिटेड का मतलब होता है
सीलिंग आ गई मैक्सिमम। अब कहाँ तक? एक होती है कैपिटल, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट करा है, सपोज एक कंपनी 10 रुपए, एक कंपनी के शेयर 10 रुपए का है, ठीक है ना। आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, सबसे पहले वो मांगती है अलॉटमेंट पे, 2 रुपए मांगे अलॉटमेंट पे, पढ़ा है ऐसा कुछ? फिर मांगे सबसे पहले एप्लीकेशन पे मांगे, फिर मांगे 3 रुपए अलॉटमेंट में, फिर 1 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पे, फिर 4 रुपए मांग लिए लास्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल जैसे बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे मांगती है। सपोज करो मैंने 10 रुपए का शेयर को अप्लाई कर दिया और 2 रुपए दे दिए, तो मेरी अभी लाइबिलिटी कितनी बची है? 8 रुपए। सपोज मैंने 1000 रुपए, 1000 शेयर खरीदे थे, 1000 रुपए, तो मेरी कितनी लाइबिलिटी हो गई? 1000 × 8, 8000। तो कल को कंपनी डूबती है ना, तो मेरी लाइबिलिटी 8000 ही रहेगी। मतलब जितना मैंने पैसा नहीं दे रखा अपने कैपिटल का, बस उतना मेरे घर बार नहीं लगेंगे। समझ में आया? जस्ट अ मिनट। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो इसे वो बोलते हैं लिमिटेड बाय कैपिटल। दूसरी कंपनी क्या होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। नाम से समझ में आ रहा है, मैं कंपनी का मेंबर बन गया, मैंने क्या बोला? जब कंपनी बंद हो जाएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं? जब कंपनी बंद हो जाएगी मैं गारंटी देता हूँ, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, और मैंने इस पर साइन करके दे दिया। मैंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर कंपनी बंद होती है, मतलब कल को कंपनी को लॉसेस होते हैं, तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने अभी कोई पैसा नहीं दिया, मैंने ये इस कंपनी में ना कैपिटल वैपिटल की बात नहीं हो रही है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने गारंटी दे दी। तो जितनी की मैंने मैंने गारंटी दी है, मेरी लाइबिलिटी उस तक के लिए लिमिट हो जाएगी। और जिस कंपनी में लाइबिलिटी मतलब कितनी भी हो सकती है, उस कंपनी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कितने टाइप की कंपनी हो सकती है? लिमिटेड बाय कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। समझ में आया या नहीं आया? अब ये तीनों ही कंपनी, ध्यान समझना, तीनों के तीनों कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है या पब्लिक भी हो सकती है। क्या बोला मैं? प्राइवेट भी हो सकती है या पब्लिक भी हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक? प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा नहीं लिया। प्राइवेट, सपोज आप हम 6 लोग हैं, हम चाह रहे हैं कंपनी खोलना, तो ठीक है, हम लोग आपस में 1 1 लाख रुपए लगा देते हैं और कंपनी ओपन कर लेते हैं। हम क्या किसी पब्लिक को कहते हैं पैसा लगाने को? नहीं। तो हम प्राइवेट पार्टीज ने पैसा मतलब कंपनी बनाई है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं बात करूँ, लेंस कार्ट है, पीयूष बंसल ने लगाया पैसा, बोट है, अमन ने लगाया, तो क्या वो पब्लिक कंपनी? नहीं। कल को वो चाहते हैं पब्लिक से पैसा उठाना, तो उनको आईपीओ इशू करना पड़ेगा, पब्लिक से पैसा लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। समझ में आया? अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, तो इसमें मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं? ध्यान समझना, कितने एटलीस्ट कितने मेंबर्स चाहिए होंगे जो कंपनी बना सकूं मैं? मिनिमम चाहिए 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम इसमें लिमिट डाल दी 200। ओ ओ ओ 2 से 200 मेंबर्स चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम 2। एक कंपनी नहीं बना सकता, उसे बोलते हैं ओपीसीएम, बाद में पढ़ते हैं, 1% कंपनी, अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200। अभी तो सर आप कह रहे थे कि कंपनी का मतलब है कितने भी मेंबर्स हो, वो कॉन्सेप्ट पब्लिक में। अगर आपको 200 से ऊपर मेंबर चाहिए, तो कौन सी कंपनी में जाओगे? पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक में कितनी मिनिमम मेंबर चाहिए? उसमें मिनिमम ही 7 चाहिए, और मैक्सिमम इन्फिनिट, लिमिट ही नहीं है। 1 लाख, 1 करोड़, जितने भी धरती पे जितने भी एलियंस को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले लो, मतलब कोई लिमिट नहीं है एज पर द कंपनीज एक्ट वगैरह। ठीक है, समझ में आया? प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। अब पब्लिक में से भी, यहाँ समझना, एक सीरीज बन रही है इसमें, ठीक है ना। पब्लिक में से भी सारी कंपनी, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी कंपनियों की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। कुछ कंपनी लिस्टेड होती हैं, कुछ कंपनी जो लिस्ट नहीं कराती उन्हें बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। समझ में आया? तो सारी पब्लिक देखो, पहले कंपनी थी, उसमें से कुछ तो लिमिटेड बाय कैपिटल, वो तो अलग बात होगी, कुछ होंगी प्राइवेट, कुछ होगी पब्लिक। क्योंकि लिमिटेड बाय कैपिटल हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो चाहे लिमिटेड, तीनों ही प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है। वो तो नेचर पे डिपेंड करेगा, आपने पब्लिक से पैसा उठाया है या नहीं उठाया। अगर आपने नहीं उठाया तो प्राइवेट है, उठाया है तो पब्लिक है, ठीक है ना। अब पब्लिक ने भी कैसे उठाया पैसा? क्या लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज से उठाया, स्टॉक मार्केट से उठाया, या फिर नहीं उठाया? अगर नहीं उठाया तो अनलिस्टेड है। अगर उसकी कोई सी भी सिक्योरिटीज, शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज? ना, एनएसई और बीएसई। इंडिया में केवल 3 ही स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड हैं, 2 ही स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? समझ में नहीं आया? जो एनएसई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनएसई है, लेकिन पॉपुलर बीएसई बहुत है। जो बेसिकली एनएसई का जो एक, एनएसई में ना एक नेक्सा स्टॉक एक्सचेंज है,
वो ना टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाता है और बताता है कि चलते हैं, उसे बोलते हैं निफ्टी। सुना होगा नाम निफ्टी। तो निफ्टी एनएसई में टॉप 50 होता है, तो एनएसई 50 को बोला उन्होंने निफ्टी, इसका एन उठाया, इसका 50 उठाया, निफ्टी बना दिया। ठीक है ना। बीएसई भी ऐसी करता है, वो टॉप 30 कंपनीज देखता है। ये कितनी कंपनी देखता है? ये तो 50 कंपनीज का टॉप का देखता है, ये 30 कंपनीज का देखता है। मतलब बेसिकली एक इंडेक्स बनाया, हमें इसको लिस्ट मतलब नहीं है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ निफ्टी क्या होता है। और बीएसई में टॉप 30 का क्या बनाया? सेंसेक्स। ठीक है ना। तो दोनों एक ही बात होती है, कोई बात नहीं है। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज मतलब उसने कोई सी भी सिक्योरिटी शेयर्स अपनी लिस्ट करा रखे हो, या तो एनएसई में या बीएसई में, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उन्होंने दोनों में करा रखे। बैंक निफ्टी का मतलब क्या आता है? जो टॉप 50 बैंकिंग है, बैंक निफ्टी अलग चलता है। मैं अभी बहुत डेप्थ जा नहीं रहा क्योंकि तो स्टॉक मार्केट है, वो कंपनीज नहीं है ना, मैं बहुत डेप्थ जा नहीं रहा। बैंक निफ्टी का मतलब क्या है? बैंकिंग इंडस्ट्री में टॉप 50, तो बैंक निफ्टी। समझ में आया? ठीक है ना। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज मतलब केवल दो ही हैं सर। रिकॉग्नाइज स्टॉक मतलब और भी स्टॉक चेंज होते हैं इंडिया में सर, बहुत सारे हैं। दिल्ली स्टॉक चेंज, पता नहीं कितने सारे स्टॉक चेंज हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज केवल दो ही हैं, एनएसई और बीएसई। सर इन स्टॉक चेंज को गवर्न कौन करता है? इनको गवर्न करने के लिए सेबी बनाया हुआ है। सेबी गवर्न करता है इनको। सेबी कोई स्टॉक चेंज नहीं है। अब तुम मुझसे पूछो सर स्टॉक चेंज का मतलब क्या होता है? एक बात समझो, जैसी कंपनी ने आम जनता से पैसा लिया था फर्स्ट टाइम, तो वो क्या था? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब पहली बार जब डायरेक्टली फेस टू फेस कांटेक्ट हुआ था कंपनी का और शेयर होल्डर्स का। समझ में आया? एक बार कंपनी ने इसको शेयर्स दे दिए अपने, अब ये आगे मिस्टर ए को बेच रहा है, ठीक है ना, फिर ये बी को बेच रहा है, फिर ये सी को बेच रहा है। इसमें अब कंपनी का कोई लिंक है नहीं। तो जहां कंपनी का लिंक नहीं आ रहा, तुम आपस में खेल रहे हो, इस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये आपका सब वैसे बिजनेस स्टडीज में था। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां आपका डायरेक्ट लिंक कंपनी से था, या आपका डायरेक्ट लिंक कंपनी से था ना, डायरेक्ट लिंक विद कंपनी था आपका। बट यहाँ पे आपका कोई लिंक नहीं, यहाँ पे तो ये जो सेकेंडरी मार्केट के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गवर्नमेंट ने कि आओ सट्टेबाजी करो, इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट सट्टेबाजी है जो लीगल है, तो आओ सट्टेबाजी करो, तो इस मार्केट को क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक मतलब क्या होता है? शेयर्स। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? मार्केट, जहां पे शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, खरीदे या बेचे जाते हैं। और ये दो स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज करे उसको बोला रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बना दिए, एनएसई और बीएसई। समझ में? तो सारी पब्लिक कंपनी से लिस्टेड होती नहीं। इंडिया में लाखों कंपनी पब्लिक है, लेकिन उनमें से कुछ गिनी चुनी कंपनी ही लिस्टेड है, लिस्टेड सारी नहीं है। समझ में आया? सर जितने भी हमने कंपनी के नाम सुन रखे हैं हमने, वो सारी लिस्टेड ही होते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर होती है वो लिस्टेड होती है। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, रिलायंस, टाटा, कोई सा भी ले लोगे तो सारी लिस्टेड ही होंगी, इन्फोसिस, जितनी भी हैं, क्योंकि हमने उन्हीं के नाम सुन रखे होते हैं। अनलिस्टेड तो बहुत कम सुन रखे होते हैं। समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस आप ड्रॉ कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। बीएससी एनएससी में अलग अलग स्टॉक मार्केट है ना, एक दिल्ली का मार्केट है, एक देहरादून का मार्केट है, इसमें फर्क क्या है? मार्केट अलग अलग है। नेशनल में सारी को एक साथ ही है नहीं, सारी लिस्टेड कंपनीज है। बीएससी में देखो, अगर मैं लिस्टेड हूँ, मेरी मर्जी है मैं अपने शेयर चाहे बॉम्बे में कराऊं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कराऊं या दोनों में करा दूं। अब तुम कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के शेयर के प्राइस लगभग एक ही चलता है। सपोज अगर रिलायंस चल रहा है 800.5, वहां चल रहा होगा 800.65, तो कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। दोनों के प्राइस आपस में एक जैसे होता है, लेकिन दोनों बॉडी अलग अलग है। दोनों बॉडी अलग अलग टाइम पे एस्टेब्लिश हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले आया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाद में आया है, तो बेसिकली अलग है। तो बेसिकली दोनों स्टॉक एक्सचेंज मार्केट अलग है, दोनों मार्केट में प्राइसिंग लगभग एक ही है। मैं ये नहीं कहूँगा एक्जैक्टली सेम होगा, पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा, बट थोड़ा बहुत अलग होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग मार्केट है, दिल्ली का मार्केट है, एक देहरादून का मार्केट है, आप ये समझो। तो दोनों मार्केट को गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया, उस हमने बोला रिकॉग्नाइज मार्केट। कल को गवर्नमेंट तीसरा मार्केट भी ले आएगी तो वो भी मैं बता दूंगा रिकॉग्नाइज, लेकिन ऐसा होगा नहीं, सालों साल से ही चलता आ रहा है, दो ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। समझ में आया? बस नाम है और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने बना दिया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नाम है बस, ठीक है ना। लॉजिक जितने थे मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले तो एक ये बना लो, प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता चाहिए स्टॉक एक्सचेंज क्या है, अगर नहीं पता तो बनाना, पता है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज बना रहे हो क्या ये? बना लो जल्दी से, फिर मैं दूसरा वाला दिखा दूंगा जहाँ पे आपका वो लिखा है मेंबर्स का उसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर पढ़ रखा है आपने, फिर कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे, केस लॉज आएंगे अब,
तो वो आज मैंने बिल्कुल मैंने आज प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है, आज मैंने एग्जाम से कोई रिलेटेड नहीं रखा, ठीक है ना, इसलिए आपको बुलाया था मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में आपकी मर्जी है, तो होगा तो उसमें प्रैक्टिकल काफ़ी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, बट फिर भी मैं बोलूँगा आपकी मर्जी है उसमें, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज बाय सीजी, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, आप और मैं नहीं, जो सीजी कर रही है। Yes. और उसको गवर्न कौन करता है? सीजी की डिपार्टमेंट करता है। सीजी डिपार्टमेंट कौन सा? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब वहीं लिख सकते हो सीजी, या फिर यहीं लिख लो सेबी, एक ही बात होती है, चाहे यहीं लिख लो पहले। जितने भी बड़े फ्रॉड होते हैं वो कंपनी में ही होते हैं, है ना, तो पता तो होना चाहिए कंपनी चलती कैसे है। क्योंकि छोटे फ्रॉड, मतलब फर्म में बड़े फ्रॉड हो नहीं सकते, फर्म कितनी बड़ी होगी, फर्म में एक लिमिट आ जाएगी ना। कम जो करोड़ों के, बहुत मिलियंस में बिलियंस से फ्रॉड होंगे वो केवल कंपनी में हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं पे पैसा होता है, फर्म से पैसा ही कितना होगा। ठीक है, तो ये बना लिया, मैं दूसरे वाले पे कर लूँ, ठीक है। अब आप बेसिकली पहले ये कर लो, यहाँ से करना है, बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज है। लिमिटेड बाय कैपिटल फर्स्ट, सेकंड लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड अनलिमिटेड कंपनी। बस ये देखना ना, एनएससी बीएससी निफ्टी सेंसेक्स, ये स्टॉक मार्केट की कहानी है, ये कंपनीज एक्ट की कहानी नहीं है, वो मर्जी है आपकी, मेन बस एनएससी बीएससी तक लिखना है, यहाँ तक। हेलो। वो मनीष का कॉल आया था क्या? अच्छा, मेरे पे कॉल आया था, मैं उससे, उसको कॉल आ रहा है शायद। हेलो। हाँ मनीष, ठीक है, अभी कहाँ पर हो? ठीक है, चलो ठीक है, तुम ऑफिस पहुँचो, ठीक है, फिर बात करो, चलो ओके। ठीक है, समझ में आया। आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, लाइफ में काम भी आएगी, है ना। खाली एग्जाम में पास होना हमारा मेन मोटिव नहीं है, अल्टीमेटली तो पैसा कमाना है ना, पैसे सबसे कमाएंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर एक्ट, ठीक है ना, जो भी थ्योरी हमें लिखनी है या मार्क करनी है, कल वो करेंगे, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, Thank you. अच्छा फॉर